हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मृति कोचिंग क्लासेस एंड लर्न विद रजनी। इस वीडियो को बनाने का मोटो आपको सही गाइड करना है। कहते हैं किसी भी सेक्शन, किसी भी विभाग में जो उसकी कार्य प्रणाली है, उसका जो नींव है वो बाबू होता है। बाबू अपना विशेष रोल प्ले करता है हर एक सेक्शन, हर एक विभाग में। इस भर्ती में जब आप एग्जाम देंगे, सेलेक्ट होंगे, तो आपको भी बाबू की पोस्ट मिलेंगे। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि मूवीज़ में भी हमने देखा है और वैसे भी हम देखते बाबूजी कहते थे। तो बिल्कुल बाबू की सैलरी अच्छी है 7वें वेतन आयोग में। 8वें वेतन आयोग में इसकी सैलरी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। 2400 ग्रेड पे L5 की ये पोस्ट है, काफ़ी अच्छी ये पोस्ट है। हर एक बच्चा तैयारी कर रहा है, हर एक एस्पायरेंट अपना बेस्ट दे रहा है। आपको भी अपना बेस्ट ही देना है, लेकिन इस साधारण सी प्रिपरेशन में आपको कुछ स्पेशल चीजें ऐड ऑन करनी होती है जिससे कि आप अपनी एक सीट पक्की कर सके। मैं आपको यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष बातें नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं भी एक बहुत साधारण से बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के उदयपुरवाटी तहसील में मेरी स्कूलिंग हुई। 6ठी से 12वीं क्लास तक मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ। वहाँ हमारे जो पीरियड्स होते थे वो भी वैकेंट आते थे, टीचर्स नहीं थे। तो मेरा ये मानना है, अगर मेरे जैसा स्टूडेंट एस्पायरेंट भी अगर 3-3 गवर्नमेंट जॉब ले सकता है, तो कोई भी एवरेज बच्चा इस सरकारी नौकरी को हासिल कर सकता है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, आपको अपनी इस साधारण सी तैयारी में कुछ चीजें अलग करनी होगी, तभी आप बाकियों से आगे निकल पाओगे। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों पे बात करने वाले हैं। आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी आपकी क्वेरी है। आपको कमेंट बॉक्स के पास ही एक हाइप का ऑप्शन भी मिलेगा, उसको भी आप क्लिक करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहली बात कि अपनी साधारण सी तैयारी को और स्पेशल कैसे बनाना है। सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल ही रखना है, ठीक है। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए आपके पास। आपको बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल और सेलेक्टेड टीचर्स होने चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि भाई आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि अगर आपको इंग्लिश किसी दूसरे टीचर की समझ में आ रही है तो आप मुझसे पढ़ो। बिल्कुल नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको जो सब्जेक्ट जहां से समझ में आ रही है, आप इन आगे आने वाले 40 दिनों में उन्हीं से वो सब्जेक्ट पढ़िए। आप हर किसी के चक्कर में मत पढ़ो, क्योंकि YouTube पर अथाह चीजें हैं, अथाह कंटेंट है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि आपको सिर्फ अंग्रेजी मुझसे ही पढ़नी है, बिल्कुल नहीं। जिन स्टूडेंट्स को मेरे यहाँ से, मेरे चैनल से, मेरे एप्लीकेशन से चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप यहाँ से पढ़िए। आपको कहीं और से आ रही है तो आप वहाँ से पढ़िए। हर सब्जेक्ट का एक टीचर पकड़ लो। हर सब्जेक्ट के लिए सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल होना चाहिए, तभी आप इस जर्नी को पार कर पाएंगे और डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे। आपको ज़्यादा चीज़ों में, ज़्यादा टीचर्स में नहीं उलझना है। फिक्स कर लो आपने अब तक जिनकी देखी है, अब तक, क्योंकि 40 दिन में तो क्या ही चेंज करोगे टीचर्स को, क्या ही चेंज करोगे स्टडी मटेरियल्स को। जिन बुक्स से अब तक पढ़ते आए हो उन्हीं से रिविज़न करना है। सेकेंड थिंग है कि रिवीजन की बात है ना, क्योंकि 40 दिन है, रिवीजन तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस और PYQs MCQs से ही पार पड़ जाएगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन रिवीजन करने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने टॉपिक किसी दूसरी बुक से तैयार किया और रिवीजन किसी दूसरी बुक से कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये गलती मत करना। जिस बुक, जिन नोट्स से आपने पढ़ाई करी है, जो नोट्स आपने खुद ने बनाए हैं, रिवीजन भी उन्हीं से होना चाहिए, तभी वो चीज़ें मेमोरी में फिक्स होंगी। चेंज मत करना, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स को लेके भी बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है।
अब क्योंकि 40-45 दिन बचे हैं तो इन 40 दिनों में आपको करंट अफेयर्स कर लेना चाहिए। करंट अफेयर्स आपको 1 ईयर तक का करना चाहिए। पहले जब मैंने एग्जाम्स दिए थे मेरे टाइम पर करंट अफेयर्स जो थे वो 6 महीने 8 महीने तक के पूछे जाते थे। ठीक है, अब भाई कंपटीशन बढ़ा है, अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो कंपटीशन भी बढ़ा है। अब जो करंट अफेयर्स हैं पता ही नहीं है, 2-2 साल पुरानी चीजें भी उठा के पूछ लेते हैं। अरे भाई वो करंट कहाँ से रहा? 2 साल पहले का कोई मुद्दा पूछ रहे हो, वो करंट कहाँ हुआ? वो तो इतिहास बन गया 2 साल पहले का। करंट होता है 8-10 महीने का, लेकिन आपको एक एवरेज में बताना चाहूंगी तो 1 साल तक का करंट आप पढ़ लो। करंट अफेयर के लिए आप कोई एक टीचर पकड़ लो, ठीक है, वो मंथली करंट करवाते हैं ना, मंथली करंट करवाते हैं। तो मंथली करंट आप उनकी एक क्लास होती है, वो क्लास देख लो स्पीड पे, वो क्लास देखकर मेन चीजें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, या फिर आप मंथली मैगजीन आती हैं कोई भी उठा लो, उनसे आप करंट जीके कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपको करना चाहिए, उसको स्किप ना करें। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम करंट अफेयर छोड़ दें, तो नहीं छोड़ना। हमेशा ये कोशिश करो कि मुझे छोड़ना तो कुछ भी नहीं है, एक सिंगल सब्जेक्ट भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है। मैंने आपको बता दिया, मंथली करंट की एक क्लास देख लो, जो भी अच्छे टीचर है जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जिनके साथ आप कंफर्टेबल है उनसे। लेकिन एक की ही देखना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसकी देख ली आधी, याद नहीं करते, सिर्फ उसको देख लेते हैं ना। किसी दूसरे टीचर के पास चले गए, आज उनकी आ रही है करंट अफेयर, चलो उनकी देख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करो। बहुत सारे कंटेंट बहुत सारे टीचर्स के चक्करों में बिल्कुल मत पढ़ो। सेलेक्टेड चीज़ें रखोगे ना, आपका माइंड है वो पीसफुल रहेगा, आप काम रहोगे, आपके हरीनेस नहीं रहेगी, और आपकी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मेमोरी में सेट होती जाएंगी, और एग्जाम में आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोगे। तो इन चीज़ों पर भी आपको फोकस करना है। अगली बारी आती है, पहले मैं हिंदी इंग्लिश की बात करूंगी, उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट की बात करूंगी। सब्जेक्ट कोई भी नहीं छोड़ना ना। मैं ये कहूँगी हिंदी इंग्लिश को टिप्स पे कर लो, इसका मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको साइंस मैथ या फिर जीके को छोड़ देना है या उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। हिंदी इंग्लिश में आपको विशेष क्या करना है, पढ़ना है क्या? बिल्कुल पढ़ने हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पूरे 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। हिंदी इंग्लिश पे क्यों जोर दे रही हूँ? क्योंकि जीके 50 प्रश्न, मैथ 50, साइंस 50, लेकिन हिंदी के 75, इंग्लिश के 75, इसलिए भाई वेटेज के हिसाब से भी ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन हिंदी इंग्लिश में आपको वोकेबुलरी जो है वो टिप्स पर करनी है। वोकेबुलरी के याद रख लेना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वोकेबुलरी के लगभग 50 क्वेश्चन आएंगे, लगभग 50 बोल रही हूँ तो हो 45 भी आ सकते हैं और 52-53 भी जा सकते हैं ना। लगभग 50 प्रश्न हिंदी इंग्लिश के आएंगे, देख लेना 150 में से। तो हिंदी इंग्लिश की वोकेबुलरी की बात हो रही है। हिंदी इंग्लिश के आपके टोटल जो क्वेश्चन है, टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ 150 है, उनमें से हिंदी और इंग्लिश की वोकेबुलरी के प्रश्न 50 आएंगे। यहाँ इसमें मैंने प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड नहीं किया है, क्योंकि प्रीफिक्स और सफिक्स वोकेबुलरी का पार्ट नहीं है। ओके, चलिए, वोकेबुलरी के लिए मैंने क्या कर रखा है, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर तो पीडीएफ दी हैं, ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल में। क्लासेस कहाँ हैं? इसी चैनल पर एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, संजीवनी बूटी फॉर एलडीसी, आरएसएस भी एलडीसी के नाम से। वो संजीवनी बूटी में जो वर्ड्स में ले रही हूँ, एक ही क्लास में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कन्फ्यूजिबल वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, प्रीफिक्स, सफिक्स और ग्लोसरी। और क्या चाहिए यार, इतना कॉम्बो। पहले प्रीफिक्स सफिक्स नहीं थे, आपके कहने पर मैंने वो ऐड किया है, 11वीं जो क्लास है वहाँ से ऐड किया है। 10 क्लास में प्रीफिक्स सफिक्स नहीं मिलेंगे आपको, तो आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखें, वहाँ उसमें हम वही वर्ड्स ले रहे हैं जो रिपीटेड हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं। थोड़ा सा ग्लोसरी का लेवल मैंने अब बढ़ा दिया है। मेरा मॉडल पेपर देखना आप, जो फ्री मॉडल पेपर मैं यूट्यूब पर लेती हूँ, सेकंड मॉडल पेपर देखना, ग्लोसरी के क्वेश्चन आपको इतने परेशान करेंगे,
बहुत ज़्यादा। मैडम आप ऐसा क्यों कर रहे हो हमारे साथ? आप SI का पेपर उठा के देख लो और उसमें ग्लोसरी देख लो किस लेवल की आई है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई उतनी ज़्यादा हार्ड आएगी, लेकिन ईजी भी नहीं आएगी ग्लोसरी, है ना। सारी ग्लोसरी को फिंगर टिप्स पे कर लेना, क्योंकि 10 प्रश्न आएंगे ग्लोसरी के। हिंदी में भी टॉपिक है और इंग्लिश में भी टॉपिक है। तो ये बात हो गई हिंदी इंग्लिश की वोकेबुलरी की। अच्छा, बाकी की चीज़ें व्याकरण और ग्रामर किससे करें? वो आप व्याकरण और ग्रामर के लिए जो जो टॉपिक, ठीक है, हिंदी का हो या इंग्लिश का, जिस टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। उसको आप स्किप मत करो, अनदेखा मत करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीके। मैथ्स और साइंस। जीके का आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। क्वेश्चन तो सबके निकालने ही है, लेकिन रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है जीके का। जो भी, अच्छा, रिवीजन किससे करोगे? या तो खुद ने जो नोट्स बनाए हैं उनसे, या आपने जिस किताब से टॉपिक पूरा किया है वहां से रिवीजन करोगे। मैथ्स की जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कर लो, जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो मैथ्स की, जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चंस निकालो मैथ्स के। जिन जिन टॉपिक्स में अभी भी प्रॉब्लम आ रही हैं उनके आप दोबारा पढ़ सकते हो। साइंस के लिए आप PYQs निकाले। मैंने जब स्टेनोग्राफर का एग्जाम दिया था, मैं मेरी बताती हूँ, मुझे ओपनली बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं थी अपने टाइम पे, मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी ही नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, ना तो डफर और ना इंटेलिजेंट। आज मुझसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो जॉब में नहीं है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जॉब लगने के लिए इंटेलिजेंस होना जरूरी नहीं है। आप अगर एवरेज स्टूडेंट है ना तो भी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, सिर्फ आपके तरीके सही होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने साइंस, क्योंकि मैं आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, मेरे को मैथ्स और साइंस मुझे कभी समझ में नहीं आई, मुझे कभी नहीं आई। 10th तक भी मुझे बहुत एफर्ट लगाने पड़ते थे इन दो सब्जेक्ट्स में। साइंस में मैंने क्या किया था, स्टेनो के टाइम पे साइंस के मैंने PYQs भर भर के निकाल लिए थे। ऐसा नहीं टॉपिक पढ़ा नहीं, टॉपिक तो पढ़े, सारे टॉपिक एक एक बार पढ़ लिए, कोई टॉपिक ऊपर से चला गया, कोई टॉपिक इतना सा समझ में आया, लेकिन मैंने PYQs निकाले। साइंस के आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQs निकाल लो, ठीक है। टॉपिक तो पढ़ने ही है, लेकिन उनके साथ साथ आपको PYQs पे ज़्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पर बारी आ रही है टेस्ट देने की। अब ये 40 दिन जो है ना वो डिसाइड करेंगे आपकी जो जर्नी है। वो यहाँ पर थोड़ी स्ट्रगल भरी बना लो, थोड़ा सा अपना जो कंफर्ट जोन है उसको त्याग दो, थोड़ा सा अपना फ़ोन से दूरी बना लो ना, सारे सोशल मीडिया हैंडल सब डिलीट कर दो। आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टेलीग्राम से मिल जाएगी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इनके अलावा कुछ भी मत रखो, ठीक है। टेस्ट देने का तरीका, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी टेस्ट सीरीज लो, आप किसी भी टीचर की टेस्ट सीरीज ले सकते हो जहां आप कंफर्टेबल हो, जहां आपको ट्रस्ट हो, जहां आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बिठा सको कि मैंने इस टीचर की टेस्ट सीरीज ली है, यहां से प्रश्न पक्का पड़ेंगे। आपके वो ट्रस्ट होना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये हिंट मिलेगा। आप जब एग्जाम देने जाओगे पूरे कॉन्फिडेंस से जाओगे कि यार मैंने मेरे फेवरेट टीचर की टेस्ट सीरीज दी है और उसमें से पढ़ेंगे, 100% पढ़ेंगे। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड को यही हिंट देना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। टेस्ट देने का तरीका ये है कि आप कोई भी टेस्ट अब जब दो तो आप पहला 9 और 3 बजे, ठीक है, 9 AM और 3 PM। मैडम इससे क्या होगा, यहाँ कोई टोना टोट क्यों होगा कि आप मारवाड़ी में करा कर ना रहे हो, टोना टोट क्यों कर दो, क्यों कोई टाबर रो रहे, अरे एक ऊपर की मिर्ची मार के चूल्हा में घेर दो, भी से क्या होगा, एक नजर उतर जैसी, तो वो टूना टूट क्यों होगा कि जिससे कि मारो सिलेक्शन हो जाए। नहीं, कोई टूना टूट क्यों होगा, नीट है। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 9 बजे होगा, सेकंड पेपर जो है वो आपका 3 बजे होगा। इसलिए आपके माइंड को इस टाइम पीरियड में एक्टिव बनाना है जी, बस।
इस टाइम पीरियड में आपके माइंड को एक्टिव बनाना है, एक्टिव मोड पे रहना चाहिए माइंड कि अच्छा 9 बज गए, ये लो यार बैठेंगे अब। तो ऐसा नहीं है मतलब 9 बजे आप सेकंड पेपर भी दे सकते हो, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि 9 बजे आपको एक टेस्ट देना है, 3 बजे आपको एक टेस्ट देना है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में 3 बजे का जो टाइम रहता है ना बहुत आलस भरा रहता है। तो आपको कोशिश करनी है यहाँ पर इस टाइम पीरियड में टेस्ट देने की। इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट जो है दिया आपने, टेस्ट देने के बाद आप क्या करते हो, देख लेते हो कि यार मेरे इतने मार्क्स आए हैं और उसको भूल जाते हो, बिल्कुल नहीं। एनालिसिस करो, कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, उनकी एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, कोशिश करो वो टेस्ट सीरीज लो जहां अच्छी एक्सप्लेनेशन मिले। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप ये देखें अच्छा मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी थी, उसको तुरंत ही सुधार लो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी। साथ ही साथ आप अब जो है वो PYQs और MCQs पर भी फोकस करें। PYQs और MCQs पर भी फोकस करना है, क्योंकि लास्ट के टाइम पे जितने ज्यादा क्वेश्चन निकालोगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने फॉलो करी थी, या आप ऐसी चीजें हैं जो हर एक साधारण एस्पायरेंट फॉलो कर सकता है और अपनी इस तैयारी को, साधारण सी तैयारी को, साधारण सी जर्नी को एक स्पेशल बना सकता है और अपनी एक सीट पक्की कर सकता है। यहाँ बात जब टेस्ट सीरीज की हो रही थी तो मैं हमारी टेस्ट सीरीज के बारे में आपको बताना चाहूँगी। ये हमने LDC की स्मृति टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। पूरे 40 टेस्ट इसमें दे रहे हैं, संडे टू संडे टेस्ट होता है। अभी इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहे हैं। 9 जून से इसमें फुल लेंथ टेस्ट चलेंगे। फर्स्ट पेपर का टाइम होगा 9 बजे, सेकंड पेपर का टाइम होगा 3 बजे। ये पूरे एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है ये टेस्ट सीरीज। इसमें आपको बहुत अच्छे से अच्छा एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। कोई डाउट या क्वेरी हो आप इस नंबर पर कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये सेकंड पेपर का हमारा बैच है, स्कोर बूस्टर बैच। जिन बच्चों का सेकंड पेपर अभी भी लगता है कि यार बहुत मिस्टेक हो रही है, क्या करें, तो आप आराम से 20 दिन में इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, LDC के लिए इसी चैनल पर यूट्यूब पर हम संजीवनी बूटी मॉडल पेपर इंग्लिश के और साथ ही साथ अदर क्लासेस भी रेगुलर दे रहे हैं। आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।